मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला टॉपिक जिसका नाम है बोर्स मॉडल। देखिए, हम लोग थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके। रदरफोर्ड की मेन जो डिस्कवरी थी वो थी न्यूक्लियस। बट जब रदरफोर्ड ने कहा कि जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड इट, तो उससे क्वेश्चन किया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन भाई चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगा, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी, इट लॉस इट्स एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब ये रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी को लॉस करेगा तो एंड में आकर कहाँ गिरेगा? न्यूक्लियस में गिरेगा। तो जो हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। भाई आपने बचपन में खेला भी हुआ होगा ना, ऐसे दोनों हाथ करके ऐसे आप घूमे होंगे, तो जब घूमते घूमते हमें चक्कर आ जाते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं ना। तो सेम वही है, क्योंकि जब हम घूमते हैं इस तरीके से तो हमारी एनर्जी का क्या होता है? लॉस, और हम एंड में गिर जाते हैं। तो वही कहा, यही चीज न्यूक्लियस के लिए होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए होगी कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे then they lose their energy and in the end they fall into the nucleus, और एंड में आकर वो कहाँ गिरेंगे? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ऐसा होता है। अगर ऐसा होगा तो जो एटॉमिक मॉडल है वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में मिल जाएंगे, बात ही खत्म। तो बाहर चक्कर कौन लगाएगा भाई? तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया बोर मॉडल ने। यानी इसकी जो ड्रॉबैक्स थी कि जो भी ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी, उसको किसने दूर किया? बोर्स ने। बोर्स ने कहा कि ठीक है, एटम के बीच में क्या होता है? सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो फर्स्ट क्या हो गया? द सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ये तो रदरफोर्ड ने भी बता दी थी। इसमें नई बात क्या है? तो नई बात याद ये थी, किसने क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path. एक फिक्स जगह पर ही क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसे क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेंगे या फिर यहाँ मिलेंगे। ये नहीं यहाँ बीच में मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वे फिक्स सर्कुलर पथ में मिल रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। या इसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल। या इसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल। तो एक फिक्स में चक्कर लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज जब किसी भी जगह पे रोटेट करेगी ना, एकदम गोल गोल घूमेगी, तो एक फोर्स लगाती है अंदर की साइड, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे वो ना गिरे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की साइड। किसके कारण? जो प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में जो एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है। तो थर्ड हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अप्लाई ए सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते टाइम कौन सा फोर्स लगाता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? अप्लाई करता है। फिर वो गांव में, मेलों में आते भी हैं, कहते हैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना, तो वो कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही अप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो उसमें कुएं में घूमते रहते हैं। अगर फोर्स थोड़ा भी डगमगा गया वो उसके अंदर गिर जाएगी। तो चलो, फिर क्या है? while revolving around the nucleus
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइदर लूज द एनर्जी नॉर गेन द एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एक फिक्स अमाउंट में है। कैसी है, एक फिक्स अमाउंट में है। तो क्या होगा, व्हाइल रिवॉल्विंग in a fixed orbit, electron neither lose nor gain energy। इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करता हो और नहीं क्या करता है, गेन करता है। मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो एक फिक्स अमाउंट में है। कैसे अमाउंट में है, एक फिक्स अमाउंट में है। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, जैसे भाई ये मान लो ये आपने बनाया, ये न्यूक्लियस है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो। अब क्या किया आपने, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाएगा जब उसकी एनर्जी वही एनर्जी रहेगी। आपने इसको एनर्जी ज्यादा दे दी, ज्यादा दोगे तो ये एक्साइट हो जाएगा, भाई ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा एनर्जी लेवल में जाएगा, तो वो इस एनर्जी लेवल को छोड़कर इस ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। एक्साइटेड होके ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अगर आपने यहां से, मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन था, आपने इससे एनर्जी को वापस छीन लिया। अब भाई यहां रहने के लिए तो इससे एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक अमाउंट फिक्स है इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी है वो, और आपने उसकी एनर्जी ले ली। बेचारा क्या करेगा, नीचे वाले में वापस आ जाएगा। तो जो नीचे वाली है लोअर एनर्जी लेवल, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जहां से इलेक्ट्रॉन गया, और जिस अपर लेवल में गया उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी थी और वो बेचारा रोटेट कर रहा था, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब उससे तो रोटेट करने के लिए वही एनर्जी चाहिए भाई, आपने ज्यादा दे दी, वो क्या करेगा, अपर लेवल पर चला जाएगा। आपने उसे छीन ली, बेचारे की एनर्जी कम हो गई, नीचे आ जाएगा। भाई आपका पैसे कमाने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता, आप और ऊपर लेवल पे चले जाते हो। कम पैसे हैं तो नीचे वाले लेवल पर, वही खाना पीना कम हो जाता है, बाहर की चीजें कम हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, एनर्जी दी जाए, क्या करेगा, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी देन it goes into excited state। वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। और अगर आपने उससे एनर्जी ले ली तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा भाई, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये पोस्टुलेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो पोस्टुलेट्स है वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि सर्कुलर पाथ में केवल वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ विच हैव द एंगुलर मोमेंटम, कितना होगा, NH/2 पाई। क्या कहा, उसने एक नंबर निकाला और क्या कहा, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus which have angular momentum is integral of NH/2 पाई। एक वैल्यू दे दी और ये कहा केवल वही इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं
न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, NH/2 पाई का इंटीग्रल। यानी अगर हम कहें कि भाई ये पहली सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, जैसे हमने इस सेल को नाम दे दिया K, ये हो गया L, ये हो गया M। हमारी जो पहली सेल है N K, तो मान लो उसका जो वैल्यू है वो हो गई NH/2 पाई। दूसरी थी 2, तो ज्यादा हो गई, यानी उसकी हो गई 2H/2 पाई। तीसरी जो थी L, पहली K, अच्छा दूसरी भी K ही थी, L, तीसरी कौन सी हो गई M, इसकी मान लो वैल्यू आ गई 3H/2 पाई। यानी कि इसके इंटीग्रल आ गई, डेसिमल नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती कि इसकी वैल्यू आ गई 3/2H/2 पाई, नहीं। एंगुलर मोमेंटम इसका कैसा आ रहा है, इंटीग्रल आ रहा है, और एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, जो कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी, NH/2 पाई। N मतलब नंबर ऑफ सेल और H में क्या हो गया, 2 पाई। H हो गया यहाँ पर, देखो N हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कि पहली है, दूसरी है, कौन सी है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, H आप आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, जब कोई चीज गोल घूमेगी, तो देखो मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा r। भाई जो एंगुलर मोमेंटम है, आपने फिजिक्स में पढ़ा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या होती है, रेडियस मल्टीप्लाई मोमेंटम, यही तो होती है। और मोमेंटम क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और कितनी वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, रोटेट। यहां आया, कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, यहां गया, कितनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन, इसका रेडियस कितना है, कितनी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मास कितना है, तो क्या हो गई ये वैल्यू, L इक्वल टू कितना आ गया भाई, रेडियस हो गया r मल्टीप्लाई m क्या हो गया, मास, और v क्या होगी उसकी वेलोसिटी, यही तो हो गया। जब भी क्रॉस वेक्टर को हटाते हैं तो बीच में क्या लगता है, साइन थीटा, और साइन थीटा 90 r मल्टीप्लाई एम वी, ये हटेगा तो क्या लग जाएगा, r एम वी साइन 90, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी हो गया ये mvr। लिख सकते हैं, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई, mvr। आप फिजिक्स में पढ़ा है आपने। तो देखिए यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसको किससे लिखते हैं, mvr इक्वल टू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, NH/2 पाई। mvr मतलब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो जिसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 पाई आई, केवल वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। फिर उसने एक यूनिट की, क्वांटाइज्ड की, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। रेडियस निकालने का फॉर्मूला निकाला कि एनर्जी कैसे निकालेंगे, बोर ने ये भी बताया एनर्जी कैसे निकालेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जो निकालेंगे वो फॉर्मूला दिया उसने -1312/n²। किसमें दिया ये, जूल पर मोल। फिर क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला दिया r0n², और r0 की, सॉरी a0 दिया था उसने, और a0 की जो वैल्यू होती है वो होगी 0.059 नैनोमीटर, यानी हम इसे कह सकते हैं 0.059/n²। ये कब है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 कंसीडर करके चले, कितना कंसीडर करके चले, 1 कंसीडर करें, तो हम ये आसानी से क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं है, मतलब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इससे अगर ये वैल्यू क्वांटाइज नहीं है
तो हम इसे लिख सकते हैं -1312 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया n। जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जैसे हीलियम एटम दे दिया, कोई और दे दिया, तो उसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे। ये फॉर्मूला तब है। अगर रेडियस का फॉर्मूला होगा तो हो जाएगा 0.059 n स्क्वायर अपॉन में जेड। क्या हो गया, किसमें वैल्यू थी, नैनोमीटर में, और ये किसमें है, जूल पर मोल। कब n इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल, और z इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम। यानी एटम जब एक से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला। अगर एटम 1 है, हमने जिसे क्वांटाइज माना है हाइड्रोजन एटम के लिए जो निकाला था, तो हमें ये तरीका निकालना पड़ेगा। आपको फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, केमिस्ट्री में भी पूछे जाता है। तो ये टॉपिक आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि कैसे किसी की एनर्जी निकालते हैं, कैसे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो गई, ये रेडियस की कैसे निकालते हैं। तो ये था बोहर मॉडल। तो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।